खान सर अपने अंगरक्षकों को बोलते हैं कि तुम गोली चलाओ, हम सब कुछ समझ लेंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। उस एफआईआर में लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में उनके गार्ड ने कहा है, वो भी इसी कहा कि खान सर के कहने पे हमने गोली चलाया। लेकिन सर जिस प्रकार से लेकिन नाउ अ डेज जो रियल पिक्चर आ गया है, तो लगा कि वो व्यक्ति एक टीचर नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर है, जो लोगों को मिसलीड करता है, एक कंटेंट क्रिएटर है, वो लोगों को माने एक धोखा देने का काम करता है, वो हिपोक्रेट आदमी है, ही इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि दैट इज वाई खान सर बिकम फैजल खान। रोशन आनंद सर और फैजल खान प्रकरण की जांच की आज की राह भटक चुकी है। लगातार अपने भाई प्रिंस यादव की मौत मामले की इंसाफ को लेके रोशन आनंद सर दर दर भटक रहे, और इस पूरे मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन का सौतेला व्यवहार देखने को मिल रहा है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ रोशन आनंद सर के वकील निरंजन सर हमारे साथ मौजूद हैं। पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, जाने माने चेहरे हैं। सर, जिस प्रकार से पूरा वाकया हुआ, 2 जून को पूरी घटना हुई, और जिस प्रकार से फैजल खान, जो खान सर के नाम से भी मशहूर है, जिस प्रकार से जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो पटना पुलिस को गुमराह करते नजर आए, जिस प्रकार से झूठ परोसा, पटना पुलिस को गुमराह किया, जघन्य अपराध इसे माना जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा था, मैं खुद मौजूद था, कि 8 से 10 राउंड फायरिंग जो है मैंने खुद देखा है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का सीसीटीवी खंगाला तो इस पूरे दावे को नकार दिया गया, और कहीं ना कहीं जितनी जल्दीबाजी क्यों, जिस प्रकार से रोशन सर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, थोड़ी देर जांच करनी चाहिए थी, रुकना चाहिए था। आखिर क्या लगता है कि पटना पुलिस जो है वो किसी के दबाव में है, और खान सर के सर पे किसी का हाथ है, किसी रसूख वाले मंत्री का या किसी बड़े आदमी का हाथ है? आखिर आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर? फैजल खान पे किसी रसूख वाले व्यक्ति का हाथ हो या ना हो, फैजल खान खुद रसूख वाला व्यक्ति है। क्योंकि ये इतनी सारी एपिसोड देखने के बाद आपको ये सब कुछ पता चल गया हो कि एक आदमी की झूठी गवाह पे जो जो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, जिसको प्रोपगंडा करके हाईलाइटेड करता है, खुद से वो बोलते हैं कि नहीं आप गोली मारो मैं देख लूंगा, और उसकी आरोप रोशन आनंद सर पे लगा रहे हैं, वो उनके लोगों पे लगा रहे हैं। और इमीडिएटली उनकी रसूख देखिए कि इमीडिएटली विद इन आफ्टर लॉजिंग द एफआईआर विद इन 4 आवर्स रोशन सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि उसमें अब जब आप एफआईआर की कॉपी देखेंगे उसमें सारे सेक्शंस बिलेबल इन नेचर है, एक्सेप्ट 109। 109 भी जानबूझ के ऐड किया जाता है केवल इसलिए कि वो कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस बने, जबकि उसका एक भी इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो केस मेकआउट ही नहीं हो रहा है, और उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। और सारे चीज प्रोपगंडा किया जाता है जो अब सबके सामने है। सोशल मीडिया आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि सारे रियल पिक्चर को रखने का कोशिश किया, जो आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में है, जिसको कहीं डिनाई ही नहीं किया जा सकता है। हमारे साक्ष्य अधिनियम में उसको इट शैल नॉट बी डिनाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और उसी के लिए यहां भी मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, पुलिस कहेगी कि इमीडिएटली जब ये रियल पिक्चर आई तो मैंने तुरंत खान सर पे केस कर दिया, जिसका कदम कुआं 410 और 418 ऑफ 2026 है। लेकिन यह केस करना केवल मियर इंपिटी फॉर्मेलिटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि उसी 4 तारीख को सारी केवल वीडियो फुटेज ही नहीं, केवल वो चीजें इवन कि उनके खुद गार्ड ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कन्फेस किया कि इनके कहने पे मैंने गोली चलाया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है 4 तारीख को, और 4 ही तारीख को कदम कुआं 410 और 2026 में उनकी गवाही होती है, लेकिन उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है। एक बात है सर, उस एफआईआर को मैंने भी पढ़ा था। उस एफआईआर में सीधे तौर पे अंकित किया हुआ था कि पटना पुलिस जो अपने बयान पे एफआईआर दर्ज की कि खान सर अपने अंगरक्षकों को बोलते हैं कि तुम गोली चलाओ, हम सब कुछ समझ लेंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ ये सही बात। हाँ, ये सही बात। उस एफआईआर में लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में उनके गार्ड ने कहा है, वो भी इसी कहा कि खान सर के कहने पे हमने गोली चलाया। लेकिन सर जिस प्रकार से रोशन आनंद सर पे एफआईआर जो हुआ, मतलब जो भी एफआईआर हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हो गई। तो जब पटना पुलिस ने एफआईआर खान सर पे दर्ज किया तो आखिर 2-3 दिनों का ये विलंब क्यों रहा, लगा तब तक कोर्ट से स्टे भी लग गया? हाँ, नहीं, वो तो 4 तारीख को है स्टे, उनको 9 तारीख को लगी है। उसके बाद भी 4 दिन उन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया है उनको, और अभी तक नहीं बुलाया गया। पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि ऑलरेडी जब एविडेंसेस आ गए हैं, आप उसी के एविडेंसेस पे इलेक्ट्रॉनिक
जो एविडेंसेज हैं, उनके कन्फेसर स्टेटमेंट है, आपने उनके गार्ड को अरेस्ट कर लिया है, उनको जेल भेज दिया है, लेकिन खान सर को नहीं छोड़। क्या ये नहीं समझा जाए कि ये पुलिस व्यवस्था पे, हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है उस पे भी कहीं ना कहीं से, या तो कहीं ना कहीं से वो फैजल खान के नेक्सस में है, बड़े रसूख के चलते उनको नहीं अरेस्ट कर रही है, या फिर पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का भी वहां हाथ है। सर, अब 20 तारीख को तो रोक लग गया है। जिस प्रकार से प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में अवतार नगर नेपाल में जो सब पाया गया था, इस पूरे मामले की जांच जो भी हो, लेकिन एक बात ये कहीं जो बातें सामने आई थी कि रोशन आनंद सर ने खुद कहा था कदम कुआं थाने में कि मेरे बेल को रोकने के लिए पूरी जो वकील है, एडवोकेट है, उसकी फौज उतार दी। एक तरफ सहानुभूति का वीडियो जारी कर रहा था, एक तरफ रोशन आनंद सर को रोक रहे थे। हाँ, ये तो मैंने भी कहा था, मैंने भी इस बात को कहा था, क्योंकि इनकी ये लोग हमारे पास, इनकी लोअर कोर्ट बिलो से जब इनकी केस डिसमिस हो गई थी, तो हमारे पास ये उसके बाद हमारे पास 10 तारीख को आते हैं। 10 तारीख को ही मैं बेल का पटिशन तैयार करता हूँ और 10 तारीख को ही मैं इस बेल का पटिशन फाइल करवा देता हूँ। 11 तारीख को बृहस्पति का दिन था, जब मैं बहस करने गया तो सारी बातों को मैंने प्रकाश में लाया। जब लंदन कोर्ट जो एडीजे का 33 हैं, उन्होंने सारी बातों को कहने के बाद मैंने बताया कि कभी एक समय होता था जब मुझे भी खान सर के प्रति बहुत बड़ा रिस्पेक्ट हुआ करता था, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग्स नॉट एक्सप्रेशन। लेकिन नाउ अ डेज जो रियल पिक्चर आ गया है, तो लगा कि वो व्यक्ति एक टीचर नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर है, जो लोगों को मिसलीड करता है, एक कंटेंट क्रिएटर है, वो लोगों को माने एक धोखा देने का काम करता है, वो हिपोक्रेट आदमी है, ही इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि दैट इज वाई खान सर बिकम फैजल खान। उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन एक चीज उन्होंने वहां पे कहा कि चूंकि इसमें लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, हम पिछले 5 सालों से इस पद पे हैं, बिना लोअर कोर्ट रिकॉर्ड का हम नहीं देते हैं, सो हम कल ही लोअर कोर्ट रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। हमने कहा कि आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जिसको आपको करना ही है। जैसे आप नीचे से यहाँ आए तो लिफ्ट के माध्यम से आए, तो वो भी वो प्रोसीजर है। नेक्स्ट डे में शुक्रवार को जब हम बहस कर रहे थे, सारा कोर्ट पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया, लगा कि नहीं, उन्होंने इतना तक कहा कि ये तो बेल उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही मिल जाना चाहिए था, ये तो रिमांड रिफ्यूज करने का केस है, इसमें कोई केस मेकआउट ही नहीं होता है। ना ही ये उस जगह पे प्रेजेंट है, ना ही इनको कोई नॉलेज है, ना ही इनकी कोई इंटेंशन है, ना ही किसी तरह का कोई एक्ट किया गया है टू कॉज डेथ। तो कहीं तरह से 109 मेकआउट ही नहीं होता है, तो कोर्ट वाज कन्फ्यूज। लेकिन वहां भी कनिंगली खान सर के लॉयर आते हैं, उनके जूनियर वहां होते हैं, कहते हैं कि इसमें सर को अपीयर करना है, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, आज वो नहीं रह सकते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि उनको राइट टू ऑडियंस का अधिकार भी नहीं है, किस केसेज में राइट टू ऑडियंस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि जहाँ पे अगर उनको बुलाया जाता है, कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ पे कंप्रोमाइज़ की बात है या कहीं पैसे की लेन देन का है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसमें ही राइट टू ऑडियंस केवल इनको इन्फॉर्मेट को, अदरवाइज कोई भी ऑफेंस होता है दैट इज अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट का लॉयर वहाँ पे उपलब्ध है। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आप हमने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं उनको ला दूंगा। मैंने पूरी कोशिश किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। लास्टली मैंने जाके बहस किया तो उन्होंने कहा डेस्टिनी है, मंडे को आपको बेल मिल जाएगी। जब मंडे को भी हम लोग जाते हैं वहाँ बहस करने के लिए, क्योंकि हम जाने बहस का स्कोप नहीं था, बस उनको सुनना था, उनके लॉयर आए, पूरे टीम के साथ आए, अपनी बातों को रखा, लेकिन इनको तो बेल तो पहले से, अगर एक एक पल भी अगर बीत रहा था और ये कस्टडी में थे तो इनके साथ अन्याय हो रहा था। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, लॉ की जानकारी मुझे तो उतनी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई उनके भाई की, और वो एफआईआर कराने के लिए कदम कुआं थाना गए, 5 घंटे तक थाने में रहें, आप भी थाने में, कानून क्या कहता है कि बीएनएस जो 195 या 198 मतलब ये कहता है, कई ऐसी घटनाक्रम है जब जैसे एक गायक की मौत हो गई थी सिंगापुर में, वो और उनका एफआईआर असम में दर्ज हुआ था, तो ऐसा कोई नियमावली बीएनएस में 195 या 198 में ऐसा है कुछ कि अगर नेपाल कंट्री में अगर मौत हुई तो एफआईआर तो हो सकता है? एकदम ये बनता है। देखिए पहले 410 एक ही घटना के लिए 400 कदम कुआं 410 अब 2026 लॉन्च होता है। खान सर के इंस्टेंट पे उनके जो मैनेजर होते हैं, कन्हैया कुमार सिंह के इन्फॉर्मेंट हैं उसमें, उसके बाद उसी सेड अक्रेंस के लिए दूसरा एफआईआर होती है जो पुलिस ने किया, फैजल खान है उनके सहयोगियों के साथ, हाँ, पटना पुलिस के बयान पे उसका कदम कुआं 418 अब
छवि। और इसी से चैन से शुक्रवार को उन लोगों ने टैक्टफुली जो है अपने वकील को ना अपीयर करके समय लेके चले गए। शनिवार को षड्यंत्र किया जाता है। ये पूरी मतलब पूरी पूरी चीज जो है वो एक गहरी आपराधिक षड्यंत्र करते हुए जिसमें कई एक लोग इन्वॉल्व है। इवन कि मुझे उन्होंने बताया सीधे क्लियरली कि उसमें उनके मकान मालिक इन्वॉल्व हैं, कन्हैया कुमार सिंह इन्वॉल्व हैं, कई एक लोग इन्वॉल्व हैं। और उनको जेल में भी, चूंकि जेल से जैसे ही वो निकले हमारे ही पास आए थे, पटना हाई कोर्ट आए वो, और उन्होंने बताया कि हम पे जानलेवा हमला किया गया है। उनको प्रेशर दी जा रही थी कि केस हटा दो नहीं तो तुमको ये करेंगे, और वहां पे किसी तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया। उसके बाद उनकी भाई की षड्यंत्र। अब देखिए क्या है, लॉ क्या कहता है यहाँ पे। आप लोगों ने षड्यंत्र रचा कहाँ, कदम कुआं में खान, हाँ नहीं खान वही पर है, खान ग्लोबल स्टडीज में किया। उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो पाई गई है संदिग्ध अवस्था में नेपाल में पाई गई है। अब कहां से उनकी किडनैप की गई, वो खुद गए, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये अनुसंधान का विषय है। अब वो वहां से गए कैसे, या उनको किसी ने बहला फुला के खानसर के इंस्टेंस पे ले गया, कैसे गया, कहां मार दी गई उनकी, किस जगह पे मारा गया, जो लोग थे उनकी क्या भूमिका हाँ थी, हाँ कि संदेहास्पद है, और कहां पे मार के कहां पे उसकी डेड बॉडी को संदिग्ध अवस्था में छोड़ दिया, ये कोई नहीं जानता। जब तक ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक आएगा नहीं। लेकिन प्राइमा फेसाई जो हमारा जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखते हैं, क्रिमिनोलॉजी को अगर आप पढ़ें तो उसे पाएंगे कि ये सारे जो पूरे नेक्सस हैं एक कंटिन्यूअस में ऑफेंस हो रहा है, डिफरेंट प्लेसेज पे हो रहा है, जो स्टार्ट हो रही है आपका ओरिजिन कदम कुआं थाना से। ऐसी स्थिति में सेक्शन 197 से लेके 208 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात करती है, जिसमें 198 क्लियरली बोलता है कि अगर डिफरेंट प्लेसेज पे, डिफरेंट लोकेशन पे अगर घटना घटती है तो जहां चाहे वो डोमिनेंस लिटिस होता है विक्टिम का, लिटिगेंट का, कि जहां चाहे वो लॉन्च कर सकता है। और कदम कुआं इज द अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन वेयर दिस केस शैल बी शुड बी लॉन्च्ड। लेकिन थाना प्रभारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि शायद उन्हें लॉ की जानकारी नहीं है। जो वकील साहब आए थे हमने भी उनको समझाया कि ये अदर कंट्री का मामला है। नहीं, मैंने सारी बातों को उनको केस लॉ के माध्यम से समझाया, उनको मैंने सेक्शन पढ़ाया। उतना ही नहीं, आप यहाँ पे अभी बीएनएस का सेक्शन 1 क्लॉज 4 देखिए, 1 क्लॉज 5 देखिए, सब जगह पे ये चीज मेंशन किया हुआ है। और ये मैंने उनको बताया, उनके पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने कहा कि सर मैं नौकरी कर रहा हूं, हायर अथॉरिटी से बात कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी विवशता दर्शाया, जबकि मैंने कहा कि यू आर द कॉम्पिटेंट एनफ, आप यहाँ के थानेदार हो, और आप जब तक कि एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे उस पर अनुसंधान कैसे करेंगे, ये आपकी जुडिक्शन बनता है। मैंने उनको पूरी तरह से कन्विंस करने का कोशिश किया, सब कुछ बताया। मैंने फिर भी कहा कि अब आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि किसी जागे हुए व्यक्ति, सोए हुए व्यक्ति को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन सोने का जो एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। मैंने सारे अधिकारी को बताया, तब लास्ट में बोले कि हम इसमें लीगल ओपिनियन लेंगे। उनके इंचार्ज जो एसएसपी से मेरी बात हुई, डीआईजी से, आईजी से बात हुई, हाँ जी, सारी से लोगों से बात हुआ। हमने कहा कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लाइक दैट, कि आप पहले आप ये कीजिए। उसी के लिए तो मैं आया हूं कि मैं सबको बता पाऊं कि व्हाट इज द रियल पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू द विद लीगल एस्पेक्ट्स। लेकिन जानबूझ के, चूंकि पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन का नेक्सस है यहाँ पे, उनका रसूख का यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, इसलिए उसने जानबूझ के एफआईआर लॉन्च नहीं किया है। अब कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट से एफआईआर होगा सर। मैंने तो कहा, देखिए हम लोग तो लॉयर है ना, और यही एक ऐसी संस्था है, न्यायपालिका ही है, जिस पे सबको विश्वास होता है। आप गांव देहात कहीं भी चले जाइए, सब यही कहता है कि मैं कोर्ट में देख लूंगा, कोर्ट तक खींच के ले जाऊंगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का लास्ट में किसी का विश्वास है तो वो न्यायपालिका में ही है। आई सी यू इन कोर्ट, न्यायपालिका में। तो वहां से प्रोविजन है 175 पाल और क्लॉज 3 ऑफ द बीएनएस 2023 में। अब पहले जो उसका ओल्ड प्रोविजन था 156 क्लॉज 3 में था, उसको करके एफआईआर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है सर, 20 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा है, अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अगला कदम सीधे कि चूंकि उन्होंने जो जिस तरह से बेल में इंटरिम रिलीफ लिया है, कोर्ट को मिसलीड करके लिया है, उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट को उन्होंने कंसील करके लिया है, छुपा के लिया है, और दीज आर द सफिशिएंट ग्राउंड टू कैंसिल द बेल। उस पर अब हम लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं, अभी सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का काम है, क्योंकि ये सरकार ने केस करी है, ऐसे विक्टिम है, हमारा भी राइट बनता है कि हम भी अपनी बातों को रखें। लेकिन पीपी हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं,
तो उनको सारी बातें हम लोग भी असिस्ट करें और वो बात करेंगे, कल उनका बेल कैंसिल हो जाएगी। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ जो अधिवक्ता थे पटना हाई कोर्ट के निरंजन सर थे, तमाम बारीकियों से रख रहे थे और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कहीं ना कहीं जो खान सर के चेहरे हैं वो बेनकाब होते जा रहे। सर, एक सवाल और है, जिस प्रकार से जो पूरा एक और वीडियो जिस प्रकार से आया कि किस प्रकार से फैजल खान का जो नेक्सस चल रहा है और किस प्रकार से ऑपरेटर को वो आरओ बता दे रहे हैं और एमआर को वो इनकम टैक्स अधिकारी बता दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध माना जाएगा? ये पूरी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, सारे के सेंटिमेंट को कील कर रहे हैं, सबको मिसलीड कर रहे हैं, सबको ठग रहे हैं। ये बहुत हीनियस क्राइम है हमारे बीएनएस में, आईटी एक्ट में, ये सब में लॉन्च करने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं और इसको देख रहे हैं, लोगों ने प्रूफ किया, उनके ही सहयोगी टीचरों ने, सब लोगों ने प्रूफ किया। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि वो एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, वो एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, वो एक मतलब हैविंग द इल मोटिव रखते हुए मोटिवेटर हो सकते हैं, किसी को मिसलीड करने के लिए किसी को हिप्नोटाइज कर सकता है वो व्यक्ति, और उसी का रिपरकशन आप देख रहे हैं। अदरवाइज अगर अच्छा इंसान होता तो कोई इस तरह का कंस्पिरेसी में पड़ता ही नहीं, किसी को बर्बाद करता ही नहीं, किसी की हत्या की साजिश रचता ही नहीं। तो ये तो सारे चीज ऑफेंस करके वो बदनाम करने की कोशिश। मुझे अफसोस है कि वो व्यक्ति जाते हैं कभी कपिल शर्मा के शो में, कभी जाते हैं केबीसी में, और वहां कहते हैं कि जब हम कम कर दिया, अच्छी शिक्षा देने लगे और कम में पढ़ाने लगे तो मुझे बम पटक दिया। सब चंदा का विवाद था, मैं खुद था कवर करने और सारे बम पटक दी, चंदा का विवाद था, ये था वो था। और उसको उन्होंने किस रूप में प्रोजेक्ट किया? केवल माइलेज लेने के लिए, केवल अपने आप को फेम करने के लिए, बस ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन स्क्रिप्टेड। आपको मैं बता दूं कि जिस केस में रोशन आनंद जेल गए थे, द केस इज नथिंग जस्ट मैनिफेस्टली बीन अटेंडेड विथ मैलाफाइड इंटेंशन, हैविंग अल्टीरियर मोटिव टू अस्पाइट हिज फ्यूचर एंड कैरियर एंड टू सिक्योर हिज पर्सनल ग्रग। ये कहीं से शोभनीय है ही नहीं ये सारी चीज। मैं तो बार बार अब आपके माध्यम से इस चीज को मैं बताना चाहूंगा, उनके लेजिस्लेचर के दिमाग में भी लेना चाहूंगा, क्योंकि इतने आज के डेट में अगर आप रेशियो देख लें तो करीब मोर देन 50% केसेज इस तरह की गलत पाए जाते हैं, जो दुर्भावना से ग्रसित होकर कपट मनसा के साथ केस किया जाता है, अननेसेसरी किसी को परेशान करने के लिए, किसी की प्रेस्टीज को टार्निश करने के लिए। ऐसी स्थिति में चाहिए एक कुछ नहीं, सरकार को एक उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, एक संशोधन करने की जरूरत है कि जो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष पे, उसमें एक एफिडेविट ले लें कि अगर मेरा एफआईआर गलत पाया जाता है, इसमें जो अभरमेंट मैंने आरोप लगाया, मेरा अभियोग अगर गलत पाई जाती है तो स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट सजा मुझे दी जाएगी, उसके ठीक दुगना सजा दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि 50% एफआईआर गलत होना बंद हो जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे फैजल खान के चेहरे जो हैं वो अब कहीं ना कहीं बेनकाब होते जा रहे हैं और इस सत्य की लड़ाई में कहीं ना कहीं जीत रोशन आनंद सर की हो सकती है, क्योंकि सब कोई फैजल खान का चेहरा जान चुका है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।